मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, छात्रगण, हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन में से 7 कविताओं को पूर्ण रूपेण समाप्त किए हैं। आप लोग मेरे साथ मिलकर सहयोगात्मक प्रवृत्ति के साथ योगदान दिए हैं और आज हम लोग सबसे अंतिम कविता जो आपके पोएट्री सेक्शन में है, गॉड मेड द कंट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, के बारे में विस्तृत रूप से विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं वह वर्ल्ड फेमस पोम है, यानी इस कविता के बारे में कोई भी इंग्लिश लर्नर्स ये नहीं कह सकता है कि मैं इस कविता को सहृदय नहीं पढ़ा हूँ, या मैं इस कविता के बारे में नहीं जानता हूँ, या इस कवि विलियम कॉपर के बारे में नहीं जानता हूँ। दोस्तों यह गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर का सबसे उत्कृष्ट क्रिएशन माना जाता है, सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों आप लोग COWPER का प्रोनाउंसिएशन COPPER जैसा करेंगे। आप लोग पढ़े हैं ना, कॉपर मीन्स तांबा, उसी तरह आप इसका स्पेलिंग करेंगे कॉपर का, तो विलियम कॉपर। अब हम लोग इस कविता में निहित स्टांजास को पढ़ने के पहले हम इस कविता को लिखने वाले विलियम कॉपर के बारे में, जीवन विवरणी के बारे में हम लोग अध्ययन कर लें। उसके बाद हम लोग पोअम में निहित स्टांजास को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विलियम कॉपर के बारे में, जानते हैं इसके बारे में, इसके लेखनी से संबंधित जो अवधारणा है उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों विलियम कॉपर 1731 टू 1800। अब देखिए यहाँ पर लाइफ स्पैन दिया गया है विलियम कॉपर का। विलियम कॉपर एक इंग्लिश पोइट है, अर्थात विलियम कॉपर का संबंध इंग्लैंड से है और इनका लाइफ स्पैन है 1731 से 1800। कहने का मतलब इनका जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1800 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए विलियम कॉपर का एक बहुत ही उत्कृष्ट कविता जिसका नाम है द टास्क। द टास्क यह भी बहुत ही रोचक और प्रिय है सभी रीडर्स या लर्नर्स के लिए। दोस्तों विलियम कॉपर may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। अब देखिए यहाँ पर फोरटेस्ट का अर्थ पहले समझिए। फोरटेस्ट का मतलब होता है ग्लिम्पस। ग्लिम्पस क्या होता है? ग्लिम्पस, या इसको ग्लांस कह सकते हैं, ग्लांस। विलियम कॉपर के कविताओं में, विलियम कॉपर के कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री के ग्लिम्पस, झलक या ग्लांस मिलते हैं। कहने का मतलब विलियम कॉपर वर्ड्सवर्थ के स्टाइल को फॉलो किए, उनके जो कॉन्सेप्शंस है उनको ये फॉलो किए विलियम कॉपर। तो विलियम कॉपर के कविताओं में हम लोग वर्ड्सवर्थ के कविताओं का कॉन्सेप्शंस या ग्लिम्सेस या ग्लांसेस, झांकियां देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, देयर इज इन हिज वर्क्स the same deep respect for the rural life।
अब देखिए सर्वप्रथम हम चलते हैं यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ अपने कविताओं में रूरल लाइफ, कॉमन पीपल, लवली लैंडस्केप या क्वाइट लैंडस्केप के बारे में के प्रति डीप रिस्पेक्ट रखते थे, उसी तरह विलियम कॉपर भी या विलियम कॉपर के जो पोएटिक क्रिएशंस है उसमें ग्रामीण जीवन के बारे में अध्ययन होता था, जनसाधारण लोगों के बारे में अध्ययन होता था और उनके कविताओं में, उनके पोएटिक क्रिएशन में एक विशेष प्रकार के सुंदर और शांत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता था या सुंदर और शांत परिदृश्य या भूदृश्य का वर्णन होता था। उसी तरह ये दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है विलियम कॉपर और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ रूरल लाइफ, कॉमन पीपल, लवली लैंडस्केप या क्वाइट लैंडस्केप के बारे में लिखते थे, उसी तरह विलियम कॉपर भी लिखते थे। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ही फेमस कवि हैं और इसे नेचर पोइट कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, उसी तरह इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। दोस्तों अब like Wordsworth again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. अब देखिए दोनों तो प्रकृति के पुजारी ही थे, दोनों ही प्रकृति के पुजारी थे, वर्शिपर्स थे ऑफ नेचर। लेकिन इसके अलावा जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ अपने समय के मुद्दाओं के बारे में भी क्लियर कट ओपिनियन रखते थे, स्पष्ट अवधारणा या मत रखते थे, उसी तरह विलियम कॉपर भी। अब देखिए तो विलियम कॉपर भी वर्ड्सवर्थ के तरह वह क्लियर कट ओपिनियन देने में पीछे नहीं हटते थे, संकोच नहीं करते थे अपने समय के मुद्दाओं के बारे में। अब देखिए वे अपने समय कि जो वर्तमान या तात्कालीन समाज की स्थितियां था उस पर ये स्ट्रोंगली विदाउट एनी हेजिटेशन यह उन सारे परिदृश्यों का, उन सामाजिक कुरीतियों का या सामाजिक समस्याओं का स्पष्ट रूप से वर्णन किए बिना किसी प्रेशराइजेशन का, अपनी कविताओं में इसे संकलित किए। अब देखिए इट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ जो है अपोजिट करना। कहने का मतलब हम दे रहे हैं एक ओपिनियन और आप उसके अगेंस्ट में दूसरा ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अर्थात कॉन्ट्राडिक्शन। पैराडॉक्स मतलब ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कहा जाता है कि दैट द पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. अब देखिए पैराडॉक्स क्या है, तो बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट्स मतलब नाटककार जो सिटीज में रहा करते थे या स्टेट कैपिटल्स यानी स्टेट के कैपिटल्स या राजधानियां में रहा करते थे, वह अपने कविताओं में शक्तिशाली ढंग से ग्राम्य जीवन के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। अब देखिए ये क्या है, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है, क्योंकि वो तो सिटीज़ में रह रहे हैं, वो तो स्टेट कैपिटल्स में रह रहे हैं, तो उससे अपने कविताओं में सिटीज़ के बारे में, स्टेट कैपिटल्स के बारे में, उसके जो प्रेजेंट या बर्निंग क्वेश्चंस है उसके बारे में लिखना चाहिए। लेकिन वे लोग सबसे ज़्यादा पसंद किए
ग्राम्य जीवन के सौंदर्य के बारे में लिखने का। तो ये क्या है, ये तो पैराडॉक्स हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। वो वहाँ के थे लेकिन मतलब सिटीज से संबंध रखता था, लेकिन विलेजेस के बारे में लिखता था। तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, पैराडॉक्स है। अब देखिए नेक्स्ट, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, द एबंडेंस ऑफ, पहले यहाँ चलते हैं, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। अब देखिए, ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले सर्वसाधारण ग्रामीण लोग जो अपने अपने नेक या विनम्र पेशे या कार्यों में संलग्न रहता है के सादगीपूर्ण जीवन, व्यवहार, विचार, शालीनता, ये पहला मान लीजिए आप, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देखिए, द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना। अब यहाँ से देखिए, ये इसको दूसरा पॉइंट मान लीजिए। हम जो है समझाने के उद्देश्य से जो है पॉइंट वाइज कर रहे हैं। अब देखिए, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बीच में प्राकृतिक जीवन के प्रचुरता, प्राकृतिक जीवन के प्रचुरता। और तीसरा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, द पीसफुल लिविंग दे, यहाँ पर लिव टुगेदर होगा, LIVE, लिव टुगेदर, ठीक है। पीसफुल लिविंग दे लिव टुगेदर, यहाँ से अब यहाँ तक आइए, तीसरा स्टेप, यानी शांतिपूर्ण जीवन शैली, या कह सकते हैं कि मेल मिलाप पूर्ण सामाजिक जीवन स्तर, ये तीनों के बारे में, यानी तीनों पॉइंट्स ऐसा रोचक पॉइंट्स है जो शुरू से ही पोइट्स को या ड्रामेटिस्ट्स को या नोवेलिस्ट्स को वह इंस्पायर करते रहे हैं। अर्थात ये जो आपका सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, या द एविडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना, या द पीसफुल लिविंग दे लिव टुगेदर, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे रोचक तथ्य हैं, ऐसे विचारात्मक तथ्य हैं जो बहुत सारे कवियों के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, और उसी को लक्ष्य बना करके वह अपने कविता का सृजन किए हैं। खास करके वे इन तीनों फैक्टर से प्रभावित होकर के कंट्री साइड के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किए, या अपने कविताओं में इससे संबंधित तथ्यों का समावेशन किए। अब देखिए, कंट्री साइड मतलब होता है, देखिए कंट्री साइड मतलब इंग्लैंड में कुछ जो कंटक हैं या कुछ जो क्षेत्र हैं जो हम लोग यहाँ पर विलेज एरिया कहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लैंड में जो है विलेज को जो है कंट्री कहा जाता है, ठीक है। कंट्री साइड मतलब विलेज समझिएगा। तो विलेज के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से सभी पोइट्स जो है वह अपने कविताओं में उन तथ्यों को समाहित किए। चलिए, उसके बाद कॉपर्स पोम इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और देखिए, अब कॉपर्स के कविताओं में ये तीनों फैक्टर्स जो है इस प्रकार के लेखनी के एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है। कहने का मतलब वह इन तीनों फैक्टर्स को या अन्य फैक्टर्स को वह क्या कि अपने कविताओं में वह सजाएं, और यह क्लासिकल एग्जाम्पल हम लोगों के लिए रहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम,
अब देखिए जो कविता पढ़ने वाले हैं गॉड मेड द कंट्री, उसका फर्स्ट लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी ईश्वर कंट्री को बनाया, कंट्री मीन्स विलेज, विलेज को बनाया, और मानव जो है वह शहर को बनाया। तो यहाँ पर truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns। तो यहाँ एकदम संक्षिप्त रूप से सचमुच सम्स अप मतलब क्या करना होता है, संक्षिप्त करना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यह सचमुच में यह निष्कर्ष है। सचमुच में क्या है, निष्कर्ष अपने आप में है। अब देखिए कैसे, तो क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड के क्रिएशन की बात किए हैं विलियम कॉपर, कंट्री साइड के क्रिएशन की बात किए हैं और टाउन्स के इवोल्यूशन के बारे में बात किए हैं। अब देखिए कंट्री साइड मतलब तो होता है गांव, गांव की उत्पत्ति के बारे में बात की है। उत्पत्ति यानी ये गॉड क्रिएटेड है। ये जो कंट्री साइड है या विलेज जो है वो क्या है, गॉड क्रिएटेड है। लेकिन ये जो टाउन्स है उसका हम ह्यूमन बींग्स जो है वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट करके बनाए हैं। यहाँ पर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया, क्रमिक विकास, यानी शहरों का निर्माण जो है वह क्रमिक विकास जो है वह ह्यूमन बींग्स के द्वारा हुआ है। लेकिन ये क्या है, क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड वह गॉड गिफ्टेड है, गॉड क्रिएटेड है। चलिए अब नेक्स्ट, बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे villages possesses a perfection that towns and cities can never have। अब देखिए चूंकि जो कंट्री साइड का जो क्रिएशन है वह नेचुरली है, वह नेचुरली है, इसीलिए विलेजेस अपने आप में परफेक्शन मतलब पूर्णता सम्मानित करके रखती है। यानी विलेजेस में क्या आपको पूर्णता मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगी, पूर्णता मिलेगी। लेकिन टाउन्स में या सिटीज में ये आपको परफेक्शन नहीं मिलने वाला है, परफेक्शन नहीं मिलने वाला है। अब एड्रेसिंग टाउन ड्वेलर्स, अब कभी जो विलियम कॉपर जो है वह टाउन में रहने वाले निवासी, ड्वेलर्स मतलब होता है निवासी, यानी टाउन में रहने वाले ड्वेलर्स को वह संबोधित करते हुए वो कहता है कि पोएट संबोधित किए, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ। वह टाउन ड्वेलर्स को वह बताएं वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ, यानी ग्राम्य जीवन के सद्गुणों के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, सत्यनिष्ठाओं के बारे में, और कहें कि जो रूरल लाइफ होता है उसमें सारे ब्लेसिंग्स गॉड का निहित होता है। ठीक है, उसके बाद एंड एग्जॉर्ट्स मतलब एग्जॉर्ट मतलब हो जाएगा आपको गिव इम्फेसिस, जोड़ देना, एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम मतलब होता है से दूर रहना, आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल। पहले यहीं तक जाइए, यहाँ तक लीजिए और उसके बाद इधर हम बात करेंगे। तो वे तो एक तो वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ के बारे में, उसके महत्ता के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताएं, और दूसरी बात कि शहर वालों को संबोधित करके चूंकि कह रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि बनावटी जो भोग विलास के साधन हैं उससे बचें। ये टाउन वाले, टाउन ड्वेलर्स को कहा जा रहा है कि उनमें टाउन ड्वेलर्स जो टाउन लाइफ होता है उसमें जो आर्टिफिशियलिटी होता है, उसमें जो लग्जरी होता है, उसमें जो कंफर्ट में रहने का जो इंटेंशन होता है उसके बारे में कह रहा है कि ये सब को आप त्याग दीजिए, एस्केप कर दीजिए, तभी आपको मेंटल पीस मिलेगा और फिजिकल फिटनेस मिलेगा। तो कह रहा है कि एस्केप फ्रॉम, एग्जॉर्ट मतलब क्या होता है, जोड़ देना, जोड़ दे करके कह रहे हैं कि जो बनावटी भोग विलास है, ऐश्वर्य आराम है या शान शौकत है की वस्तुएं है, वह श्रेयकर नहीं है, वह आपके लिए घातक है, क्योंकि वह प्रकृति से बहुत ही दूर है, वह प्रकृति से बहुत ही
दूर है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग उससे दूर है। जब दूर रहेगा तो आपको कष्ट ही कष्ट है, आनंद की प्राप्ति कहाँ है। तो कहा जा रहा है अब टू द सिंपल, इसलिए कहा जा रहा है टाउन डिवेलपर्स को कि आप जो है वो महात्मा गांधी के तरह जो है ना वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखिए, यानी आप सिंपल में रहिए, सिंपल जीवन जिए, जैसे कि ग्राम में रहने वाले लोग जिया करते हैं। बट इंड्यूरिंग, अपने आप में एक इंड्यूरिंग पावर डेवलप करिए, अर्थात वो सारी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उसे छोड़ करके आप सहनशीलता पूर्वक वह प्रकृति के समीप रहिए, वह प्रकृति के समीप रहिए और गांव के जो प्लेजर्स है, जो ब्लिसफुलनेस है, जो मर्थफुलनेस है, उसे आप उसका आनंद लें, क्योंकि वह डायरेक्ट जो है वह कनेक्टेड है कहाँ, गॉड से। इसीलिए ये जो विलेज लाइफ होता है वह शांति का स्रोत होता है। तो ये आपका था गॉड मेड द कंट्री के पोइट विलियम कॉपर के जीवन विवरणी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके जो राइटेड सेक्शंस है उसमें यह लिखित रूप में मौजूद है। आप किताब निकाल करके लाइन बाय लाइन जो मैं बताया उसका अध्ययन करिए और अध्ययन के फलस्वरूप जो भी परेशानियां आपके समक्ष उत्पन्न हो उसे आप कमेंट के जरिए हमें बताएं, मैं उसका निराकरण हर संभव मैं कोशिश करूंगा उसका निराकरण जो है वह करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे गॉड मेड द कंट्री कविताओं के पूरे स्टैंजास को। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on you.